नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पीछे क्लास में देख रहे थे, स्टार्ट किए थे कैटलिस्ट के बारे में और कैटलिस्ट का से संबंधित बहुत छोटा छोटा टॉपिक सब भी देखे थे। एक दो क्लास अभी और चलेगा कैटलिस्ट के बारे में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अभी तक जो भी चीज देखे उसी से रिलेटेड कुछ वैसा टॉपिक कि कैटलिस्ट जो है उसका कैरेक्टर क्या है, क्या विशेषता है, उसका क्या लक्षण है, किस कारण या क्या क्या गुण उसके पास पाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलाइसिस का काम कर पाता है, उसको जाकर हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। तो आगे हेडिंग देखते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक की विशेषताएं। अब क्या क्या विशेषताएं पाए जा रहा है उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो उत्प्रेरक के निम्नांकित विशेषताएं पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्या क्या विशेषता है उसको जाके हम लोग यहां पर देखें कि इसमें जो दिखलाई पड़ता है कि यहां पर जाके जो है कि कहां पर कौन सा रिएक्शन में भाग लेगा, कौन सा रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, कहां पर क्या परेशानी है, किसके साथ इन्वॉल्व होगा, किसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, इन सारे बातों की जानकारी हमको यहां पर देखने को मिलेगा। तो पहला बात यहां पर जो देखते हैं हम लोग, कहता है उत्प्रेरक किसी प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने में मदद नहीं करता है। मतलब उत्प्रेरक जो है किसी प्रतिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, इनिशिएट नहीं करता है, उसको प्रारंभ करने की क्षमता नहीं है। प्रारंभ करना रिएक्टेंट को है, प्रतिकारक ही प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो इसलिए कोई भी रिएक्शन में जो है कैटलिस्ट अपना अलग जो रोल है उसका रेट को चेंज करने वाला, सिर्फ रेट को चेंज करेगा, वो प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने में मदद नहीं करेगा। अर्थात क्योंकि प्रतिक्रिया का प्रारंभीकरण सिर्फ प्रतिकारक करता है, अपवाद बहुत कम प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने में मदद करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर कि H2 प्लस O2 विदाउट कैटलिस्ट नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिएक्शन प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन यहां पर जब प्लेटिनम ब्लैक डाले तो इसको अर्थात इस प्रतिक्रिया के दौरान प्लेटिनम प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने में मदद करता है। हो गया कि मतलब लगभग अधिकांश रिएक्शन में ये रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करेगा, लेकिन एकाध केस ऐसा आता है कि जिसमें ये रिएक्शन को क्या करता है, प्रारंभ करता है या प्रारंभ करने में मदद करता है। लिखिए इसको। हो गया। दूसरा नंबर, किसी प्रतिक्रिया के लिए ठोस उत्प्रेरक के अपेक्षा इसका चूर्ण अवस्था अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ठोस उत्प्रेरक को चूर्ण अवस्था में परिवर्तित करने पर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे फ्री वैलेंसी की संख्या भी बढ़ जाती है। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे
कि कैटलिस्ट जो है, यदि उसको ये कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में इसको छोटा सा टुकड़े में काट दें, तो जैसे जैसे टुकड़ा में काटेंगे, तो पहले भी चर्चा किए हैं, अधिशोषण के दौरान भी चर्चा किए हैं कि जब कोई भी पदार्थ का जब हम टुकड़ों में बांटते हैं तो उसका सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो उसके चारों तरफ का जो वैलेंसी वाला एरिया है, स्वतंत्र वैलेंसी, जो बताया कैटलिस्ट में पिछले क्लास में हेटेरोजीनियस वाला में, कि वहां पर जो चारों तरफ जो उसका जुड़ने वाला एरिया, जहां पर अधिशोषण अधिक हो, तो वहां पर वो एरिया जब बढ़ जाएगा तो वैसे स्थिति में वहां पर अधिशोषण में अधिक इन्वॉल्व होगा, और अधिक जब अधिशोषण में इन्वॉल्व होगा तो वैसे स्थिति में कैटलिस्ट जो है उतना ही आसानी से काम करेगा और तीव्र गति से काम करेगा। इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है चूर्ण अवस्था, मतलब उसको महीन चूर्ण के रूप में इस्तेमाल करें ठोस अवस्था के अपेक्षा। डायरेक्ट हम ठोस डाल दिए रिएक्शन के दौरान, वहां भी कैटलिस्ट काम करेगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि चूर्ण करके डालते हैं, तब जाके ज्यादा इफेक्टिव होगा। तीसरा, उत्प्रेरक सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। अर्थात धन उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, जबकि ऋण उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के दर को घटा देता है। तो उत्प्रेरक का काम है सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करना, जो हम पहला पॉइंट में देखे कि वो प्रतिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वो सिर्फ प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। वो जाकर के जो है कि प्रतिक्रिया को प्रारंभ करने में मदद नहीं करता है। चौथा नंबर, यह किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए ही कार्य करता है। अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी प्रतिक्रियाओं के लिए कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार एक ही प्रतिक्रिया के लिए सभी उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो मतलब ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, अर्थात किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए ही काम करता है, सभी के लिए काम नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, या जाकर के जो है एक ही प्रतिक्रिया के लिए ढेर सारा उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है।
तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया? एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यहां पर N2 + 3H2, अब यहां पर F ही कैटेलिस्ट डाल दिए तो 2NH3, यहां रेट क्या होगा? बढ़ता है। अब यही रिएक्शन है N2 + 3H2, अब इसके लिए दूसरा कैटेलिस्ट यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड डाल दिए तो कहता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से 2KClO3 MnO2, तो 2KCl + 3O2, यहां रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन उसी 2KClO3 को दूसरा कैटलिस्ट डाल दें, जैसे मैंने कॉपर डाल दिए, तो कहता है रिएक्शन तो होगा, रिएक्शन के नेचर में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अदर कोई मतलब उसका रेट उट पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाला। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि एक ही कैटलिस्ट को हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और एक ही रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, अर्थात किसी विशेष रिएक्शन के लिए विशेष कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बाय द वे स्टूडेंट सेम ही है, लेकिन सबका अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। किनके पास जाने के बाद क्या पढ़ाया जा सकता है, किनके पास जाने के बाद क्या पढ़ाया। बाय द वे फिजिक्स का कोई टीचर है, अब उनके कहा जाएगा जाकर के कि बायो पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि वो बायो हल्का फुल्का जानकारी रख रहे हो तो पढ़ा देंगे, हल्का फुल्का पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं। तो स्पेशल चीज करने के लिए स्पेशल रिएक्ट यहां पर हमको जो है कि कैटलिस्ट की जरूरत पड़ता है कि कौन सा रिएक्शन हमको स्पेशली करवाना है, कहां तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमको सिर्फ स्पेशल कैटलिस्ट की ही आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कैटलिस्ट वहां पर कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए कहता है कि उत्प्रेरक हमेशा क्या होता है? विशिष्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेसिफिक होता है, कि किसी एक रिएक्शन के लिए हमेशा एक ही कैटलिस्ट स्पेशल है, दूसरा कोई मतलब किसी एक के लिए ही बना है, वो दूसरे के लिए नहीं बना है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग, नंबर 5। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की अत्यंत कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
मतलब कोई भी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 किलो कैटलिस्ट लेंगे तब काम होगा, सब बात नहीं है, बहुत कम। अब एग्जांपल से समझ सकते हैं आप यहां पर कि 10⁻8 लीटर H2O2 के विघटन के लिए सिर्फ 1 ग्राम प्लेटिनम पीटी के कोलाइडी विलयन की आवश्यकता होती है। तब अंदाजा लगा सकते हैं कि 10⁻8 लीटर H2O2 का विघटन करना है और उसके लिए मात्र 1 ग्राम जरूरत है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। वो भी लास्ट में 1 ग्राम बचा ही रह जाता है, कैटलिस्ट का मात्रा कभी चेंज होता नहीं है। तो वैसे कंडीशन में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैटलिस्ट के लिए जाके जो है मतलब हमको मात्रा यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसका कैरेक्टर जरूरी है कि उसका जो अपना जो कैरेक्टर है रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए बस उतना ही काफी है, नाम ही काफी होता है। जैसे आपके पिताजी का नाम ही काफी है, खाली वो उनका नाम पता चल जाएगा, हाँ उनको आपको एहसास मालूम हो जाएगा हाँ पिताजी आ रहे हैं या आने का टाइम हो गया है, तो देखिए आपका काम करने का रफ्तार कैसे बढ़ जाता है। सशरीर वो उपस्थित नहीं भी हैं या मम्मी एक बार धमकी भी दे देती है कि हाँ पिताजी आपको आने दीजिए, उनको हम शिकायत करेंगे, तो उतने में ही आपका काम का रफ्तार बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि सशरीर उपस्थित होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट का जरूरत नहीं है, बस नाम ही काफी है। तो वही यहाँ कैटलिस्ट का भी है, नाम मात्र अमाउंट हम लेंगे और उसी से हमको काम चल जाता है। लेकिन एक अपवाद भी है, होमोजीनियस हो, समांगी, ऑटो कैटेलाइसिस, स्वतः उत्प्रेरण, दोनों मिलाकर प्रतिक्रिया के लिए इस ढंग का जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए कहता है रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती है कैटलिस्ट के मोलर सांद्रण का। अर्थात कैटलिस्ट का मोलर सांद्रण बढ़ाएंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, कैटलिस्ट का मोलर सांद्रण कम करेंगे तो रेट घटेगा। तो यहां पर जाकर के जो है कि उस पर भले डिपेंड करता है, रेयर केस में ऐसा रिएक्शन बहुत कम मिलता है, लेकिन बाकी अधिकांश रिएक्शन के लिए कहता है कि कैटलिस्ट का थोड़ा सा मात्रा ही काफी है, अधिक मात्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए इसको, हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला कैरेक्टर इसका, छठा नंबर,
उत्प्रेरक किसी उभयगामी प्रतिक्रिया या उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया के साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात यह सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन तथा बैकवर्ड रिएक्शन के दर को एक साथ प्रभावित करता है। चूंकि साम्यावस्था में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, केमिकल काइनेटिक्स में बता चुके हैं। तो साम्यावस्था में दोनों बराबर होता है तथा दूसरा चीज भी होता है K इक्वल टू KF बाय KB, जहां K इक्वल टू साम्य स्थिरांक, KF इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक और KB इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक। अतः उत्प्रेरक K, KF तथा KB के मान को प्रभावित नहीं करता है। मतलब इस तीनों का मान को चेंज नहीं करेगा। KF चूंकि साम्य स्थिरांक जो KF बाय KB है, दोनों में से इसको चेंज नहीं करेगा तो इसका भी मान चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कारण यह है कि दोनों का रेट यदि बढ़ाएगा तो दोनों का रेट को बढ़ाएगा तो दोनों बराबर ही रहेगा, या घटाएगा तो दोनों के रेट को घटाएगा। मतलब इधर से यदि इसको रेट घटाया तो उधर से रिटर्निंग वाले का रेट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। यदि इसके रेट को बढ़ाया तो दूसरा का रेट अपने आप खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो वैसे स्थिति में इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको भी कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में जाके जो है कि हमको मतलब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पाते हैं कि उत्प्रेरक सिर्फ प्रतिक्रिया के दर को चेंज कर रहा है, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड को, जिसके परिणाम स्वरूप वो K, KF और KB को प्रभावित नहीं कर रहा है। और जब इसको प्रभावित नहीं कर रहा है तो वहां पर जाकर के क्या हो गया, उसके साम्यावस्था को भी प्रभावित नहीं करेगा, जो कहते हैं उसका साम्यावस्था बरकरार रहेगा। तो ये इसका अगला कैरेक्टर देखें हम लोग। अब आगे देखते हैं अगला कैरेक्टर, और पहले लिख लीजिए इसको। हो गया।
7वां नंबर, उत्प्रेरक प्रतिफल के प्रति चयनात्मक होते हैं। इसके इस गुण को प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी कहा जाता है। तो मतलब कैटलिस्ट जो है हमेशा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, कौन सा प्रोडक्ट बना सकता है। सब कैटलिस्ट एक ही प्रोडक्ट नहीं बना सकता, या एक ही कैटलिस्ट सभी प्रोडक्ट नहीं बनाया जाएगा। तो वैसे कंडीशन में जाकर जो है कि हमको प्रोडक्ट जो है एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, प्रतिकारक सेम रहेगा, मतलब स्टूडेंट सेम। अब वहां पर टीचर यदि स्पेशल अलग अलग टीचर के पास पढ़ने जाता है, तो जो एसएससी बैंकिंग रेलवे का तैयारी करवाएगा तो वो सिर्फ एसएससी बैंकिंग रेलवे में भेजेगा उसको। यदि कोई बीपीएससी का तैयारी करवा रहा है तो वो बीपीएससी का तैयारी ही करवा सकता है या करवाता है जनरली, वहाँ स्पेशलिस्ट है बीपीएससी। अब कोई यदि एनडीए में ज्वाइनिंग करने के लिए तैयारी करवा रहा है तो सिर्फ उसके यहाँ जाने के बाद एनडीए का तैयारी हो सकता है। अब वहाँ पर हम जाकर के एनडीए वाले के यहाँ पर कहेंगे भैया जाकर के जो है कि हमको पॉलिटेक्निक में घुसा दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर जो है कहा जाता है कि सारा कैटलिस्ट जो है प्रोडक्ट निर्धारित टारगेट प्रोडक्ट पर है उसका, कि हमको क्या बनाना है। आप मेरे पास जो पढ़ने आए हो तो मेरा टारगेट क्या है, कहाँ ले जाना है, तो वो जाकर के जो है हम सिर्फ उस ओर ले जाना चाहेंगे, दूसरी ओर रास्ता नहीं भटकाएंगे। तो ये जाके कैटलिस्ट का अपना नेचर होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ देखते हैं तो समझ में आएगा कि रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग लेने के बाद प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है। एग्जाम्पल में जैसे इथाइल अल्कोहल है, अब यहां पर Al2O3 लिए तो C2H4 प्लस H2O, यहां डिहाइड्रेशन हो रहा है, निर्जलीकरण। और जब यही C2H5OH को रेड हॉट कॉपर लेते हैं तो CH3CHO बनता है, ये डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, विहाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन सिर्फ हट रहा है, सॉरी प्लस H2 भी होगा यहां पर, तो H2 हट रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि कैटलिस्ट यहां चेंज किए, प्रोडक्ट अपने आप क्या हो गया, हमको चेंज हो गया। तो कॉपर यहां पर इसके लिए स्पेशली क्या करने के लिए है, डिहाइड्रोजनेशन कराने के लिए है, हाइड्रोजन को हटाने के लिए है, वाटर को हटाने के लिए नहीं है। जबकि Al2O3 जो है स्पेशली किसके लिए हमको है, वाटर को हटाने के लिए है, वो हाइड्रोजन को हटाने के लिए नहीं है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को H2O के साथ संपर्क कराते हैं अलग अलग पोजीशन में। अब देखेंगे आप सब अलग अलग, सॉरी हाइड्रोजन के साथ संयोग कराते हैं, उधर H2O बनेगा उधर। तो यहां पर कैटलिस्ट ले रहे हैं निकेल, कॉपर के साथ ZnO और Cr2O3 का मिक्सचर। इसके साथ में यहां पर ले रहे हैं हम लोग सिर्फ स्पेशल कॉपर ले रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में इसमें बन रहा है HCHO, इसमें बन रहा है CH3OH, इसमें बन रहा है CH4 प्लस H2O। तो अलग अलग कैटलिस्ट अलग है, प्रोडक्ट भी क्या है, अलग है। अब यहां पर बैलेंस कर लें, C नंबर। इसी प्रकार से C2H2 प्लस 2H2, C2H2 प्लस H2
अब यहां पर PT 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर लेते हैं PD BaSO4, तो इसमें C2H4 बनेगा, इसमें C2H6 बनेगा। तो कैटलिस्ट चेंज किए, प्रोडक्ट अपने आप क्या हो गया, पर हमको चेंज हो गया, जबकि रिएक्टेंट सब में क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से कहा गया कि ये जो है प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी का कैरेक्टर रखता है, अर्थात प्रतिफल चयनात्मक है, प्रतिफल का चयन करता है। लिखिए, हो गया। आठवां नंबर, उत्प्रेरक का द्रव्यमान तथा रासायनिक क्रियाशीलता प्रतिक्रिया के अंत में प्रभावित नहीं होता है। परंतु इसका कुछ भौतिक गुण, रंग, चमक इत्यादि परिवर्तित हो सकता है। कहता है कि चूंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि उत्प्रेरक जो है प्रतिक्रिया में भाग लेता ही नहीं है, तो जब प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसका मात्रा प्रभावित होने को गुंजाइश नहीं है। अर्थात 1 ग्राम यदि हम शुरू में लेके चले तो अंत में भी 1 ग्राम ज्यों का त्यों बचा हुआ रह जाता है। वही प्रूफ करता है कि उत्प्रेरक जो है प्रतिक्रिया में भाग लेता नहीं है। अब उसके बाद केमिकल एक्टिविटी भी प्रभावित नहीं होता। रासायनिक गुण, यदि हम प्लेटिनम शुरू में लिए 1 ग्राम, अब बाद में भी 1 ग्राम प्लेटिनम मिल रहा है, पहले वाला जो प्लेटिनम में जो केमिकल कैरेक्टर था वही केमिकल कैरेक्टर बाद में भी रहेगा। कहता है कि लेकिन हाँ, कुछ भौतिक गुण प्रभावित हो सकता है, संभावना है कि उसका चमक खत्म हो जाए या उसका रंग धूमिल पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है, जिसके कारण उसके द्रव्यमान और उसके रासायनिक क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और 9वां नंबर, उत्प्रेरक आकार चयनात्मक भी होते हैं, अर्थात यह प्रतिकारक के आकार के अनुसार कार्य करता है। चूंकि हम जानते हैं
प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिकारक के अणु उत्प्रेरक के बाहरी सतह पर अधिशोषित होते हैं। अतः उत्प्रेरक के बाहरी सतह पर उपस्थित छिद्र के आकार के अनुसार ही अधिशोषण संभव है। अधिशोषण संभव है मतलब क्या हुआ, हम लोग पीछे जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रतिकारक का जो अणु है वो उत्प्रेरक के बाहरी सतह पर अधिशोषित होता है। तो बाहरी सतह पर बाय द वे यहाँ छिद्र है। अब छिद्र का जो आकार जैसा होगा उसी आकार के अनुसार न प्रतिकारक का अणु इसमें घुसेगा, नहीं तो बाय द वे आकार छोटा है, अब प्रतिकारक का अणु आकार बड़ा है तो वो इसमें प्रवेश करेगा ही नहीं, अधिशोषण उसका होगा नहीं, तो कैटलिस्ट अपना काम कर नहीं पाएगा। तो वैसे कंडीशन में कैटलिस्ट के बाहरी सतह पर अधिशोषण के लिए वही आकार चाहिए जो आकार उसके छिद्र का है, कि बाहरी सतह पर जो अधिशोषण के लिए जो छिद्र रखा हुआ जो अधिशोषित करेगा, अधिशोषक के रूप में ये काम कर रहा है और अधिशोषित करेगा किसी भी पदार्थ को, तो वैसे स्थिति में उसका आकार सिमिलर मिलना चाहिए, तभी वो अधिशोषित कर सकता है, अन्यथा अधिशोषित करना संभव नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। आपने नाम सुना होगा जियोलाइट। इसका सामान्य सूत्र होता है x to the power n AlO2 SiO2 Y MH2O, जहां कैपिटल M ये है क्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु बोले तो ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकेंड ए वगैरह वगैरह का जो है धातु। उसके बाद M क्या है, तो M इक्वल टू रवाकरण का जो जल है, जो दाना बन रहा है, जो रवाकरण का जल है के अणु की संख्या। और उसके बाद N जो है ये है धातु का संयोजकता। तो इस प्रकार से जाकर के जो है ये M, स्मॉल m, n वगैरह सब जो हमको बतला रहा है। अब ये सूत्र है जियोलाइट का। अब जियोलाइट क्या करता है जस्ट देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया।
जियोलाइट के बाहरी सतह पर उपस्थित छिद्र का आकार 260 pm से, pm मतलब पिकोमीटर, से 740 pm तक होता है। अतः यह अपने बाहरी सतह पर इतने ही आकार युक्त कणों को अधिशोषित कर सकता है। मतलब जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए, जो पीछे भी चर्चा किए थे एक जगह पर। तो मृदु जल बनाने के लिए जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जाकर जब इसको डालते हैं तो वहां पर जो कठोरता जो दूर करने के लिए ये कुछ चीज को अधिशोषित करेगा, जो अशुद्धियां उसमें प्रेजेंट है उसको अधिशोषित करेगा। तो अधिशोषित करने के लिए इसके ऊपर जो छिद्र का जो आकार है, इस रेंज में यदि जाके अशुद्धियों का आकार रहेगा तो उसको अधिशोषित कर लेगा, उससे बड़ा पार्टिकल रहेगा तो अधिशोषित नहीं करेगा। तो उतने ही आकार वाले अशुद्धियों को अधिशोषित करके जल को ये क्या होता है, कठोर जल से मृदु जल में परिवर्तित करता है। अब इसी प्रकार मोबिल ने MTG मिथाइल अल्कोहल टू गैसोलीन पद्धति के दौरान ZSM-5 का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। तो CH3OH CH3O CH3 प्लस H2O। अब CH3O CH3 प्लस CH3OH, फिर एक बार ZSM-5 का इस्तेमाल हुआ तो ये बनाया C6H12 प्लस 4H2O या CH3O CH3 ZSM-5 तो C6H12 प्लस 3H2O, अर्थात एक तरफ अल्कोहल दूसरे तरफ ZSM-5। अब ये जाकर के जो है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बना, का मिश्रण। अब ये ZSM-5 क्या है, तो जियोलाइट सीव
मोलिकुलर पोरोसिटी नंबर 5, इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन ZSM-5 का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो हमको ये प्रोसेस है अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर तैयार करना है, जिसमें कि इस जो मिश्रण में है इसमें हमेशा 6 या 6 से अधिक कार्बन परमाणु होगा। जो भी हाइड्रोकार्बन बन रहा है उसमें 6 या 6 से अधिक कार्बन वाला जो भी हमको उसका हाइड्रोकार्बन का मिश्रण तैयार हो रहा है, जो गैसोलीन का निर्माण हो रहा है मिथेनॉल से। तो अल्कोहल से गैसोलीन बन रहा है ZSM-5 के तहत। तब ZSM-5 का उपयोग क्या है, तो कैटलिस्ट के रूप में किया जा रहा है। तो ये मोबिल ने जो है कि डेवलप किया इस तरह तकनीक को, और इसी तकनीक के सहायता से बहुत सारा जाके जो है कि हमको मिथेनॉल को चेंज किया जाता है जाके किसमें, हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में गैसोलीन के रूप में। तो ये था जाकर के जो है कैटलिस्ट का जो है उत्प्रेरण, इसका आकार के आधार पर यहाँ जो पोरोसिटी वर्ड दिया है, तो ये पोरोसिटी मतलब वो छिद्र के आकार पर, उसके आकार पर जाकर के जियोलाइट का जो छिद्र का आकार है उसका सदुपयोग करके उसके आधार पर यहाँ पर कैटलिस्ट का काम किया कि यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल इसमें अधिशोषित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक जनरल कैरेक्टर देख लिए इसका कैटलिस्ट का। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटलिस्ट और एंजाइम कैटलाइसिस, अर्थात एंजाइम उत्प्रेरक एवं एंजाइम उत्प्रेरण। थैंक यू।